दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के एनआरसी के हवाले से बयान पर हंगामा शुरू हो गया है। दिल्ली पूर्वांचल मोर्चा के कारकुनान ने वजीर आला की रिहाइश गाह के बाहर मुजाहिरा किया। मोर्चे के कारकुनान ने मुतालबा किया कि वजीर आला अरविंद केजरीवाल को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली पूर्वांचल मोर्चा के सदर मनीष कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली के बीजेपी सदर मनोज तिवारी के ताल्लुक से एनआरसी वाले का बयान काबिले मजम्मत है। हरियाणा इलेक्शन में उम्मीदवारों के इंतखाब को लेकर दिल्ली में मुनक़दा होने वाली इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में साबिक सदर अशोक तंवर मौजूद नहीं हुए। हमारी नुमाइंदा रंजीता झा ने अशोक तंवर से खास बात की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर हमारे साथ है बात करने के लिए। अशोक तंवर जी, पंजाब भवन में नजदीक ही है, कॉपरनिकस मार्ग में, वहां बैठक चल रही है। आपके प्रदेश के चुनाव समिति की पहली बैठक है, उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हो रहा है, लेकिन आप यहां अलग बैठक कर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, वहाँ मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने 5 साल जिनको परेशानी रही मेरे साथ चलने में, तो मैं परेशानी ऐसे चुनाव के समय किसी की बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। तो वो मीटिंग करते रहे, हमारी शुभकामनाएं हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हमारी अपनी मीटिंग चल रही है। लेकिन ये भी तो एक तरह की परेशानी है, हरियाणा कांग्रेस के अंदर ये जो फूट की तस्वीर नजर आ रही है, ये भी तो प्रदेश की परेशानी ही है। कोई फूट नहीं है। बहुत से लोगों को मैंने पहले कहा कि 5 साल मंच साझा करने में दिक्कत रही, इसलिए अब चुनाव के एन समय पर मैं कोई ऐसी डिस्टर्बेंस नहीं चाहता जिससे उनको कोई परेशानी हो, और यही कारण है कि हम अपने कार्यक्रमों में लगे हुए हैं। आप अब उनके साथ मंच साझा नहीं करेंगे? नहीं, ये तो उनका निर्णय था, और उनके नहीं, उनका जो निर्णय है, अब हम किसी के निर्णय को कैसे बदल सकते हैं? तो इस तरह कैसे हरियाणा में आप चुनाव जीतेंगे? उम्मीदवार जीतेंगे तो बिल्कुल 85 पार करेंगे, 85 पार, कांग्रेस सरकार अब की बार, भाजपा बार, ये तो जीतेंगे। एक साथ नजर नहीं आएंगे? चुनावी कैंपेन की अगर बात करें, उस समय भी आप और हुड्डा जी या कुमारी शैलजा नजर नहीं आएंगे एक साथ? अब वो तो आगे का मामला है, मेरे ख्याल से स्थिति ऐसी बननी मुश्किल है। आज ये जो बैठक आप ले रहे हैं, क्या अलग उम्मीदवारों की आप अपनी तरफ से भी कोई पक्ष रखेंगे? ये तो सोशल मीडिया की मीटिंग है, उम्मीदवारों की मीटिंग। तो उम्मीदवार तो सारे जो लोग हैं जिन्होंने मेहनत करी है, उनकी सारी लिस्ट सब लोग बनाने में लगे हुए हैं। जिन लोगों ने 5 साल संघर्ष किया वो मैं दूंगा, जो अभी 15 दिन पहले सक्रिय हुए हैं उनकी लिस्ट और दूसरे लोग देंगे। मैं 5 साल वालों की लिस्ट दूंगा और 15 दिन वालों की लिस्ट और दूसरे लोग देंगे। चलिए, धन्यवाद। तो अशोक तंवर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शब्दों में वो तनाव, वो जो आज तक जो राजनीति चली है हुड्डा और तंवर गैंग की, वो अभी बरकरार है। मंच साझा नहीं करेंगे, कैंपेन में साथ नहीं दिखेंगे, और यहाँ तक कि उम्मीदवारों की लिस्ट भी अलग अलग होगी। साफ तौर पर इनका कहना है कि मैं 5 साल जो प्रदेश के लिए काम किया है नेता, मैं उसकी लिस्ट दूंगा, और 15 दिन में जो सक्रिय हुए हैं नेता, वो दूसरी तरफ लिस्ट देंगे। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बुलंदशहर के इंस्पेक्टर सुबोध कुमार मामले में कत्ल के कलीदी मुलजिम और बजरंग दल के लीडर योगेश राज को हाई कोर्ट से जमानत मिलने के हवाले से उनके वकील ने मीडिया को क्या तफसीलात दी, आइए सुनते हैं। राज की 124A के अतिरिक्त अन्य सभी धाराओं में पूर्व में जमानत हो चुकी थी। कल माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसे 124A में जमानत दे दी गई है। जब उसका आदेश प्राप्त होगा तो अभी लगता है संभावना 3-4 दिन में उसकी रिहाई हो जाएगी। कितने सर लोगों की योगेश राज से अलग कितने और लोगों की जमानत हुई है? इस पूरे प्रकरण में लगभग अब तक 22 लोगों की जमानतें हो चुकी हैं, और 44 लोग इसमें बंद हुए थे। जिन लोगों पर अभी तक मर्डर का चार्ज है, उनमें से किसी की जमानत अभी तक नहीं स्वीकार हुई। योगेश राज पर भी सर मर्डर का चार्ज लगा हुआ है? योगेश राज पर मर्डर का चार्ज नहीं। मुल्क में हुजूमी तशद्दुद का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कर्नाटक के मंगलुरु में एक मुस्लिम नौजवान की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। नौजवान एक शॉपिंग मॉल में मुलाजिम है, तभी कुछ लोग आए और उसकी बेरहमी से पिटाई करने लगे। मुस्लिम नौजवान का इल्जाम है कि पिटाई करने वालों ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है और इसलिए यहां से मुसलमानों को बाहर जाना चाहिए। वीडियो सामने आने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने केसीआर हुकूमत को झटका दिया है। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस RS चौहान और जस्टिस A अभिषेक रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने डेंगू के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार करते हुए रोकथाम के इकदाम करने का केसीआर हुकूमत को मशवरा दिया है। सितंबर के पहले हफ्ते में तेलंगाना में डेंगू के 138 केस थे, जो बढ़कर 300 से ज्यादा हो गए हैं। वाज़ेह है कि महकमा सेहत के ओहदेदार रोकथाम के इकदाम की बात करते हैं
हाईकोर्ट ने डेंगू के बढ़ते केसेस पर काबू पाने में नाकामी की सूरत में महकमा सेहत के चीफ सेक्रेटरी को समन जारी करने की वार्निंग दी है। विजयवाड़ा हनुमानपेट पुलिस क्वार्टर्स में सर्किल इंस्पेक्टर ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। 1989 बैच से ताल्लुक रखने वाले सूर्य नारायण ने अपने ही मकान में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि उनसे जूनियर ओहदेदारों को डीएसपी के ओहदे पर तरक्की दी गई थी, जिससे वो हमेशा से नाराज थे। फिलवक्त वो एलोर रेंज में वीआर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। इलाहाबाद के खुल्दाबाद की एक वीडियो वायरल हो रही है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक शख्स को ऑटो के साथ बांधकर कहीं ले जा रहे हैं। खबर है कि उस शख्स का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है और ये शख्स लोगों पर पत्थर मारता रहता था, जिसके बाद उन लोगों ने ऐसा कदम उठाया। इस मामले पर पुलिस ओहदेदार ने तफसीलात दी हैं। जानकारी अभी तक आई है खुल्दाबाद थाने को, वो ये है कि संभवतः स्टेशन के आसपास का ये कोई ऐसा है जो विक्षिप्त या अर्धविक्षिप्त आदमी है जो लोगों पे ईंट पत्थर चला रहा था। लोगों ने पहले मना किया और बाद में उसको बांध करके कहीं दूर छोड़ने के लिए एक ऑटो टेम्पो से ले जा रहे थे। जो ले जाने का तरीका है बांध करके वो गलत था। फिलहाल ऑटो वाले की अभी हम लोग सीसीटीवी फुटेज वगैरह से देख रहे हैं, कहीं से नंबर ट्रेस नहीं हो पा रहा है। कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मिल रही है। बहुत जल्दी हम ऑटो वाले को पता कर लेंगे तो ये पता चल जाएगा कि वो कहाँ लेकर के गए और कौन से वो लोग हैं जो इस प्रकार से उसको उन्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था और स्वयं कार्रवाई करने के बजाय। और हम उसकी जानकारी कर लेंगे कि कौन लोग इसके पीछे रहे हैं या ऑटो वाला कौन है, और फिर जैसी भी उनकी नीयत रही होगी और जैसे इसमें विधिक कार्रवाई रहेगी वो अग्रिम रूप से की जाएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान को फिर लगा झटका। पीएम मोदी का कल अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब होगा। कल शाम 7:50 पर पीएम करेंगे खिताब। इमरान खान के खिताब तक पीएम मोदी नहीं रुकेंगे, ऐसा ज़राए के हवाले से खबर है। और अपनी तकरीर के बाद सीधे होटल लौटेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी के बाद तीसरे नंबर पर इमरान खान का है। भूटान और बांग्लादेश के वज़ीर आज़म से मोदी मुलाकात भी करेंगे, लेकिन पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर के लिए वज़ीर आज़म नहीं रुकेंगे। पाकिस्तान को एक बार फिर झटका लगा है। पीएम मोदी कल अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करेंगे। कल शाम 7:50 पर वज़ीर आज़म का ये खिताब होगा और इमरान खान के खिताब तक वज़ीर आज़म मोदी वहाँ पर नहीं रुकेंगे, ऐसा ज़राए के हवाले से खबर है। अपनी तकरीर मुकम्मल करने के बाद वज़ीर आज़म सीधे होटल लौटेंगे और पीएम मोदी के बाद तीसरे नंबर पर इमरान खान का खिताब होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भूटान और बांग्लादेश के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे। तो पाकिस्तान को एक बार फिर झटका लगा है। कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब करेंगे, लेकिन इमरान खान के खिताब तक नहीं रुकेंगे। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगो हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र से पूछते हैं, शैलेंद्र, इस बारे में क्या अपडेट्स? देखिए गौहर, जो प्रोग्राम प्रधानमंत्री मोदी का सामने आया है जी, उसके मुताबिक ये साफ है कि कल यूएनजीए में जब पीएम मोदी का एड्रेस होगा भारतीय टाइम के अनुसार शाम 7:50 पर 7:50 से 8, 8:30 बजे तक जी, उस भाषण के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी वहां से होटल के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात भूटान और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर से होने वाली है। उससे ये साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी इमरान खान की स्पीच के दौरान जनरल असेंबली में मौजूद नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी अपने अपना एक कड़ा संदेश है पाकिस्तान के लिए कि एक तरफ जहां इमरान खान फिर एक बार कश्मीर के मुद्दे को उठा सकते हैं, वहीं सुनवाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद मौजूद नहीं रहेंगे उस प्रोग्राम के दौरान। हालांकि जो गैप है दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में सिर्फ 2 देशों का है, यानी प्रधानमंत्री मोदी, उसके बाद नॉर्वे और सिंगापुर के बाद फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की बारी होगी जब उनको यूएन का एड्रेस करना होगा। लेकिन तब तक प्रधानमंत्री मोदी अपना एड्रेस खत्म करके जा चुके होंगे और उनकी मुलाकात उस वक्त भूटान और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों से चल रही होगी और उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी वापस भारत के लिए रवाना हो जाएंगे वाया जर्मनी। शैलेंद्र, ये क्या कोइंसिडेंटल है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की उसी वक्त भूटान और बांग्लादेश के वज़ीर आज़म से मुलाकात रखी गई होगी या ऐसा जानबूझ के रखा गया है ताकि वज़ीर आज़म मोदी इमरान खान से नहीं मिलना चाहते हैं?
देखिए, जाहिर सी बात है इसमें प्रोग्रामिंग को लेके क्या टेक्निकल डिटेल्स है वो तो हमारे पास उसकी जानकारी नहीं है कि किस तरह से प्लानिंग रही होगी, लेकिन ये फैक्ट है कि जब प्रधानमंत्री मोदी एड्रेस करने के लिए वहां मौजूद होंगे तो हो सकता है इमरान खान वहां मौजूद रहें, लेकिन जब इमरान खान एड्रेस कर रहे होंगे और कश्मीर के मुद्दे को फिर एक बार वो इस मंच से उठाएंगे, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश और भूटान के पीएम से मुलाकात कर रहे होंगे, जो कि पीएम मोदी के होटल में ही होने वाली है। तो ऐसे में साफ है कि इमरान खान की सुनवाई देश के किसी दुनिया के किसी मंच पर नहीं हो रही है। हालांकि इस मंच का भी वो फिर से गलत इस्तेमाल करके कश्मीर का मुद्दा उठाएगा, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को इंटरनेशनल मंच के जरिए इसका फायदा उठाएगा। तो ऐसे में उसको उसकी सुनवाई करना ही अपने आप में बेईमानी होगा। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का वहां रहना ना रहना इससे साफ संदेश है कि भारत जो है वो पाकिस्तान की दावों को, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को किसी भी लेवल पर समर्थन नहीं करता है और कहीं पे भी उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाता है। जी शुक्रिया शैलेंद्र वांगू। और आपको बता दें कि पाकिस्तान को एक बार फिर यह झटका लगा है। पीएम मोदी का कल अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब होगा। कल शाम हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक 7:50 पर यह वजीर आजम का यह खिताब होगा। इमरान खान के खिताब तक पीएम मोदी वहां पर नहीं रुकेंगे। अपनी तकरीर के बाद वजीर आजम सीधा अपने होटल के लिए रवाना होंगे और पीएम मोदी के बाद तीसरे नंबर पर इमरान खान का खिताब होगा। वजीर आजम मोदी भूटान और बांग्लादेश के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान के खिताब के दौरान वजीर आज़म मोदी वहां पर मौजूद नहीं रहेंगे। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर यूएनएससी में हाफिज सईद के लिए मदद मांगी है। पाकिस्तान का कहना है कि हाफिज सईद को हर महीने 1.5 लाख रुपए खर्च करने की इजाज़त दी जाए ताकि वो ख़ानदान की किफ़ालत कर सकें। यूएनएससी ने पाकिस्तान की गुजारिश को मंजूर तो कर लिया है। यूएनएससी ने हाफिज सईद के बैंक खातों पर 2008 में पाबंदी लगा दी थी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर से पहले पाकिस्तान दहशतगर्दी के नाम पर फिर बेनकाब हुआ है। 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की मदद के लिए इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की मदद ली है। पाकिस्तान एक जानिब दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराता है तो दूसरी जानिब पाकिस्तान में दहशतगर्दों को न सिर्फ पनाह दी जा रही है बल्कि उनकी परवरिश की जा रही है। इस पूरे मामले में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर भी सवाल उठता है कि एक दहशतगर्द को यूएन क्यों इमदाद देने पर रजामंद हो गया। अब सवाल ये उठता है कि इस तरीके से क्या दहशतगर्दी का मुकाबला किया जा सकता है। टेरर फंडिंग मामले पर पाबंदी नहीं लगने की वजह से FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया था। इस मामले के बाद पता चलता है कि पाकिस्तान में आज भी टेरर फंडिंग पर रोक नहीं है बल्कि दहशतगर्दी को फरोग दिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक हाफिज सईद के बैंक खातों पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि पाबंदी के 11 साल होने के बावजूद हाफिज सईद कैसे जिंदगी बसर कर रहा है। फिर यूएनएससी में पाकिस्तान ये ड्रामा क्यों कर रहा है। यहाँ पर सवाल यूएन सुरक्षा परिषद पर भी खड़े हो जाते हैं कि एक तरफ जहाँ आतंकवाद पर रोकथाम के लिए यूएनएससी खुद प्रतिबंध लगाता है, वहीं उन्हीं आतंकियों को राहत पहुंचाने के लिए अपने ही प्रतिबंधों में ढील भी दे देता है। तो ऐसे में आतंक के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी भी जाए तो कैसे। कैमरामैन अपू पाठक के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का कहना है कि पाकिस्तान से बात हो सकती है लेकिन टेररिस्तान से नहीं। वो जानबूझकर हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का इस्तेमाल कर रहा है। उसने दहशतगर्दी की पूरी सनद कायम कर रखी है। क्रिकेट पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि रात में दहशतगर्दी करने वालों के साथ दिन में क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं। कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी का उन्होंने दिफा किया। उन्होंने कहा कि ये फैसला सोच समझ कर किया गया है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की सिफारती साख दांव पर है। कश्मीर के मसले को वो जितना हवा देना चाहता है उसे उतना ही नुकसान हो रहा है। न्यूयॉर्क में वजीर खारजा एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान को आईना दिखाया। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के साथ बात करने में
कोई परेशानी नहीं, लेकिन टेररिस्तान से बातचीत नहीं हो सकती। काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि दफा 370 को मंसूख किए जाने पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल अब मायूसी में तब्दील हो रहा है। उन्होंने साफ किया कि पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि आज के दौर में दहशतगर्दी के बलबूते पर मुल्क को नहीं चलाया जा सकता। You have terrorism in different parts of the world, but there's no part of the world where a country uses it consciously, deliberately as a large-scale industry against its neighbor. So, for me, the issue is not do you talk to them, don't you talk to them. Of course, I mean everybody wants to talk to the neighbor. The issue is how do I talk to a country that is conducting terrorism and which, frankly, I would say follows a policy of implausible deniability. That, you know, they do it, they kind of pretend they don't do it, they know that that pretense is not serious, but yet they do it. So how do you address that? I think it's a huge challenge for us. Dominant narrative of a relationship is of terrorism, suicide bombings, violence. Then you say, okay guys, now tea break, let's go and play cricket. I think that's a very hard narrative to sell to people. So there is, I mean, look, this is a democracy, sentiments of people do matter. The one message I don't want to give is you do terrorism by night and it's business as usual by day. कश्मीर से दफा 370 को मंसूख किए जाने के फैसले पर एस जयशंकर ने कहा कि कश्मीर में मुश्किलात की शुरुआत 5 अगस्त से नहीं हुई, बल्कि इससे पहले वहां गड़बड़ी थी। उन्होंने मिसाल देकर अपनी बात रखी। एस जयशंकर ने यह साफ किया कि दफा 370 हटाए जाने के बाद दफा 370 की मंसूखी कश्मीर के मुश्किलात से निपटने का एक जरिया है। The fact that the level of intimidation had reached a height where you had senior police officers lynched on the streets of Srinagar. You had journalists who wrote against separatism who were assassinated. You had military personnel returning home for Eid who were kidnapped and killed. So, you know, pre-August 5, please remember this, pre-August 5, Kashmir was in a mess. I mean, the difficulties in Kashmir have not started on August 5. August 5 is supposed to be a way of dealing with those difficulties. So when you do this transition, our first concern was that there would be violence, that there would be demonstrations, terrorists would use those demonstrations. And we had the experience of 2016 when there was a self-advertised terrorist cult figure who was killed, a gentleman called Burhan Wani. And after that, there was a spike in violence and about 50 plus people lost their lives. So the intention was manage this transition situation without loss of life. वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का कहना है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन टेररिस्तान से कोई बात नहीं हो सकती। एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान ने कश्मीर के मामले पर हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की एक पूरी सनद तैयार की थी और अब पाकिस्तान को इस सनद में अपनी 70 साला सरमायाकारी डूबती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान का गुस्सा और मायूसी बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तेलंगाना के जिला सूर्यापेट में नेशनल हाईवे 65 पर एक प्राइवेट बस सुबह की अवलीन सातों में हादसे का शिकार हो गई। विजयवाड़ा से हैदराबाद जाने वाली ये बस पलट गई और सड़क से नीचे गिर गई। इस बस में 49 मुसाफिर सवार थे और हादसे में 10 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं, जिसमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। जख्मियों को करीबी गवर्नमेंट अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है और दीगर मुसाफिरीन को हैदराबाद पहुंचाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मुरादाबाद की एक वीडियो वायरल हुई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आधा दर्जन पुलिस वाले एक जाल डालकर एक बेकाबू बॉडी बिल्डर को काबू कर रहे हैं। यह नौजवान खुद को बॉलीवुड स्टार सलमान खान का बॉडीगार्ड बता रहा था। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में आज एसएसबी के 82 ट्रेनी कांस्टेबल्स की पासिंग आउट परेड हुई। खास बात यह कि उनमें से अक्सर नौजवान शहीद हुए एसएसबी एहलकारों के घरों से ताल्लुक रखते हैं। साल भर की ट्रेनिंग के बाद ये कैडेट्स एसएसबी में बाकायदा तौर से शामिल कर लिए गए।
इनमें 46 मर्द और 36 खवातीन शामिल हैं। पीओपी यानी पासिंग आउट परेड के दौरान मुख्तलिफ जुमरों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले जवानों को अवार्ड से भी नवाजा गया। ये एहलकार अब भारत भूटान सरहद पर तैनात होंगे। भारत के संविधान के प्रति श्रद्धावान रहूंगा। और अब रुख करते हैं इराक के शहर करबला का, जहां से हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार मुसलसल तरातील कॉन्फ्रेंस के बारे में हमें रिपोर्ट भेज रहे हैं। इराक के शहर करबला में छठी आलमी तरातील कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हुई। कॉन्फ्रेंस में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की किताब रिसालतुल हुकूक के हवाले से हुकूक इंसानी और समाजी इंसाफ के मौजू पर मुकर्रिरीन ने मुकाले पेश किए। रिसालतुल हुकूक की रोशनी में उम्मत मुस्लिमा और दीगर मज़ाहिब के दरमियान मसलकी और मजहबी इख्तलाफात को ख़त्म करने की कोशिशों पर भी जोर दिया गया। मुख्तलिफ मज़ाहिब और मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली मजहबी और समाजी शख्सियात ने आपसी इत्तेहाद को फ़रोग़ देने के मकसद से इस तरह के जलसों के इनेकाद की ज़रूरत पर भी जोर दिया। न्यूज़ 18 के जरिया यहाँ टीम पूरी आई हुई है, जो इंडिया का बहुत मशहूर चैनल है। वहाँ इंडिया के व्यूवर्स के लिए जो उर्दू बोलते हैं, उर्दू समझते हैं, उनके लिए, मेरे अजीम मुल्क के रहने बसने वालों के लिए चंद कलमात इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं 2-3 मिनट अर्ज करना चाहूँगा उर्दू में। इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का बुनियादी मकसद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का मशहूर व मारूफ रिसाला रिसालतुल हुकूक जो इस वक्त मेरे हाथों में है, इस रिसाले से मुतल्लिक ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई है और ये अपनी नौइयत की मुनफरिद बेमिसाल कॉन्फ्रेंस है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपने इस रिसाले में हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, इससे मुतल्लिक किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह का इत्र आलम इस्लाम को पेश फरमाया है। ये जिंदगी और बंदगी के लिए रहनुमा उसूल है। ये रिसाला इंसान को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए संगे मील की हैसियत रखता है। This is exactly why this conference is so important. In the world which is divided by fear, hatred and suspicions and prejudice, we need to hear clear and sound voice of reconciliation and harmony. This is what Imam Sajjad's work of treatise is coming up with, and therefore I believe his voice, his legacy is now as important as never before, because we need to find ways to partner and build harmony. ये जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की जो रिसालत है, ये तकरीबन 600 साल मैग्ना कार्टा के पहले आपने दुनिया की जो हकूक़ है आप उसका बुनियाद रखा। अगर हमारे मुसलमान के जो उलमा हैं और मुस्लिम कंट्रीज ने अगर वो इस किताब की एक बुनियाद रखे in our legislation, हम बिल्कुल इत्तफाक और इत्तेहाद कर सकते हैं। This conference really draws that out, and I think that's so very, very important, because people often have a bad understanding of Islam these days and think that Islam is against human rights, which couldn't be further from the truth. You know, so the fact that there is, well, I was going to say this charter, there are a number of charters that were written by imams over the years that focus on the human rights, and not just the rights of Muslims, but the rights of absolutely everyone in society. इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की किताब रिसालतुल हुकूक के हवाले से मुनक़्क़िदा 3 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी सेशन ख़त्म हुआ और इसी के साथ ये कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई है। लेकिन इस मुक़द्दस शहर से, करबला से जो एक मैसेज आलम इंसानियत को गया है, वो आगे भी इन कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए जारी रहेगा। किसी शायर ने खूब कहा है कि दर हुसैन पर मिलते हैं हर ख़याल के लोग, दर हुसैन पर मिलते हैं हर ख़याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी के लिए। कैमरा पर्सन नूर अहमद के साथ तंजीर अंसार, करबला, इराक़। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।